हेलो एवरीवन। क्लास ट्वेल्थ सिविक्स के लिए जो सेकंड चैप्टर चला हुआ है उसका लास्ट टॉपिक है शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का मतलब क्या होता है कि पहले उसको शॉक देना मतलब आघात पहुंचाना और उसके बाद उसका उपचार करना। ठीक है, उसे शॉक थेरेपी बोलते हैं। जैसे मान लो कि अगर आपको किसी एक व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति पहले आघात करता है उस पर और उसके बाद वही आदमी उसे उपचार के लिए मतलब सहायता करता है, तो उसे बोलते हैं शॉक थेरेपी। ठीक है, जब सोवियत संघ 1991 में टूट गया था तो इसका मतलब ये था कि एक शॉक लग चुका था उन देशों को जो सोवियत संघ के अंडर में आते थे। जैसे पूर्वी यूरोप के कुछ देश थे, मध्य एशिया के कुछ देश थे और रूस था। तो ये आपस में मिलकर कई सारे प्रांत बने हुए थे, तो उन्हें एक शौक लगा था क्योंकि वो सारा टूट मतलब कुछ प्रांत अलग अलग अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, तो शौक लगा। उसके बाद जब ये अलग अलग हो गए देश, उसके बाद अमेरिका यानी कि यूएसए ने कहा कि अब जो देश हैं अलग अलग हुए हैं उनको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाना पड़ेगा, यानी कि उन्हें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था प्लस लोकतंत्र, इन दोनों आइडियोलॉजी को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि यूएसएसआर तो टूट गया था और रूस इतना कमज़ोर हो गया था, इकोनॉमिकली भी और राजनीतिक कूटनीतिक तरीके से भी कमज़ोर हो गया था। तो इसलिए एक वर्ल्ड पावर जो यूएसए था वो बन गया और फिर उसने मतलब कुछ जो लोग थे, मतलब जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, उन्होंने इसे शॉक थेरेपी के नाम से बताया कि पहले उनको तोड़ा गया उन प्रांतों को और फिर उसके बाद उनके उपचार के लिए ही ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लोग सामने आकर उनकी सहायता करने लगे। तो जो हमारा आईएमएफ था, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है और विश्व बैंक, मतलब ऐसी ऐसी जो बड़ी बड़ी संस्थाएं थी वो इनको एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के मॉडल को तैयार करने लगे। और मतलब जैसे कोई एक देश है वो यूएसएसआर से टूट गया है, तो जो आईएमएफ है मतलब मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसे बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और दूसरा है वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक। तो जो ये दोनों थे, ये दोनों जो प्रांत टूट गए थे उनको एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मॉडल बनाने के लिए उन्हें तत्पर तैयार कर रहे थे कि भैया ऐसे ऐसे मॉडल अपनाओ और आपकी तरक्की होगी, आपका मतलब इकोनॉमिकल वेल्थ भी बढ़ेगी, इनकम भी बढ़ेगी। तो उन्होंने ये स्टेप उठाने शुरू कर दिए थे। तो जो शॉक थेरेपी के अंतर्गत कई कार्य किए गए कि जो पूर्वी यूरोप के जो देश थे, मतलब कि जो यूएसएसआर से अलग हुए थे, उनको मतलब उनकी जो संपत्ति है उनका निजीकरण किया गया, संपदा का निजीकरण किया गया। निजीकरण मतलब कि पहले जो समाजवादी देश थे, सारी जो प्रॉपर्टी थी गवर्नमेंट की थी, गवर्नमेंट ही उनमें सब कुछ कर सकती, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती, ऐसा मतलब उसमें होता था समाजवादी में। लेकिन निजीकरण मतलब प्राइवेटाइजेशन, कि जैसे किसी ने मतलब कुछ ज़मीन को खरीद कर अपने अंडर में कर लिया, यानी कि प्राइवेट लोगों ने उन ज़मीनों को, उन फर्म्स को, बड़ी बड़ी जो कंपनियां थी उनको खरीदना शुरू कर दिया था। तो एक स्टेप तो ये हुआ था। दूसरा स्टेप क्या हुआ था कि जो सामूहिक फर्म को निजी फर्म में तब्दील कर दिया गया। सामूहिक फर्म मतलब जैसे कि जैसे ये पार्क हैं, किसी भी कॉलोनी में कोई पार्क होता है, अगर वो पहले सार्वजनिक है या सामूहिक है, मतलब कि गवर्नमेंट का है या कई सारे लोगों ने मिलकर उसे बनाया है, उसके बाद उसका निजीकरण कर देना, यानी कि किसी एक आदमी के अंडर में उसका आ जाना। तो ऐसा कई प्रॉपर्टियों में वहाँ पर उन देशों के साथ हुआ था। तो ये कुछ स्टेप्स लिए गए थे। शॉक थेरेपी के लिए निम्नलिखित कदम भी उठाए गए थे। जो सोवियत गुट के बड़े देश थे, सोवियत गुट के जो बड़े बड़े प्रांत अलग अलग हुए थे, उनका जो आपस में गठबंधन था उनको तो समाप्त कर दिया और पश्चिमी देशों की आइडियोलॉजी को फॉलो करने पर उन्हें प्रयासरत किया गया। ठीक है, शॉक थेरेपी के क्या क्या परिणाम थे? जो भाई देखो, जब कोई भी इतना बड़ा संघ टूटेगा
तो पूरे वर्ल्ड पर फ़र्क पड़ेगा, इकोनॉमिकली फ़र्क भी पड़ेगा, ज्योग्राफिकली कंडीशन पर भी फ़र्क पड़ेगा, और उसके जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उस पर भी, कूटनीतिक तौर पर भी, राजनीतिक तौर पर भी, और उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का पूरे विश्व पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो उसका परिणाम जानना ज़रूरी होता है। तो जो शॉक थेरेपी है उसके परिणाम थे, नंबर 1, अर्थव्यवस्था में गिरावट। जब यूएसएसआर टूट गया था तो रूस की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही डाउन हो गई थी। ठीक है। दूसरा पॉइंट है रूसी मुद्रा के मूल्य में गिरावट। जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है कि डॉलर मतलब रुपया महंगा मतलब सस्ता हो गया एज़ कम्पेयर टू डॉलर। अगर $1 में आज की तारीख में अगर लमसम 70-72 के लगभग रुपए $1 में के अंतर्गत आता है, ऐसे ही उसका जब उस टाइम पर जो मूल्य गिरा था उनकी मुद्रा का, रूबल, यहाँ पर जो रुपए है, यहाँ पर जो करेंसी रुपए है, ऐसी रूस में रूबल होती है, तो उनकी रूबल की जो वो थी करेंसी थी वो डाउन हो चुकी थी, और मतलब इन्फ्लेशन आ गया था। एक बात मानो कि अगर एक बात मैं आपको समझाऊं कि अगर कोई चीज़, जैसे कोई चीज़ में मतलब भारी गिरावट हो जाती है प्रोडक्शन में, जैसे मान लो आप कि जैसे चप्पल है, स्लीपर है, अगर स्लीपर का प्रोडक्शन कम हो जाए, मतलब मार्केट में आनी कम हो जाए, तो जब कम कोई चीज़ आनी शुरू हो जाती है तो महंगाई बढ़ जाती है, उसके दाम बढ़ जाते हैं, और दाम जब बढ़ जाते हैं, जैसे 50 रुपये की एक जोड़ी चप्पल मान लो आती हैं, अगर वो उस दुकानों पे कम मिलें तो फिर ये मान लो कि 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये की एक जोड़ी चप्पल मिले या स्लीपर मिले, तो आप देखो कि उस देश की जो करेंसी है वो डाउन हो चुकी है, मतलब इन्फ्लेशन आ चुका है, महंगाई आ चुकी है, उसकी मुद्रा का की जो वैल्यू है वो गिर चुकी है। तो ऐसा वहाँ पर रूस में हुआ था। ठीक है। बैंकों का दिवालियापन, जो रूस के कई सारे बैंक थे उनका दिवालियापन मतलब कि जैसे एक बैंक में मतलब कि 10 कंपनियों ने इन्वेस्ट किया हुआ है या उस बैंक के शेयर खरीदे हुए हैं कि किन्हीं लोगों, मतलब बहुत सारे लोगों ने, और वो बैंक डूब गया है, उसके पैसे डूब गए हैं, तो जिन्होंने उनके शेयर खरीदे हुए हैं तो वो भी डूब जाएंगे। तो ऐसे ही मनी बहुत सारी मतलब वेस्ट हो गई थी लोगों की। फिर खाद्यान्न का आयात, मतलब खाद्यान्न जो सामग्री होती है, खाने पीने की जो सामग्री होती है, उनका आयात करने पर निजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। और जब निजीकरण की प्रक्रिया, प्राइवेटाइजेशन हो जाता है, तो वो चीज़ ओबियसली महंगी होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। समाज कल्याण की व्यवस्था का, जैसे समाजवादी मैंने आपको बताया था कि एक सामाजिक अर्थव्यवस्था को जनरेट किया जाता है मतलब समाजवादी आइडियोलॉजी में, लेकिन जब उसका अंत हो गया है, जब यूएसएसआर टूट गया है तो उस सब का अंत हो गया। ठीक है। फिर है माफिया वर्ग का उदय। जब एक बात बताओ कि अगर वहाँ पर मतलब अर्थव्यवस्था ख़त्म हो गई हो, राजनीतिक व्यवस्था कमज़ोर हो गई हो, तो वहाँ पर जो अनवांटेड चीज़ें होती हैं वो शुरू होनी होती हैं। तो फिर एक जैसे टेररिस्ट हो गए, भूमाफिया हो गए, और भ्रष्टाचार हो गया, तो ऐसे कई चीज़ें, मुद्दे शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अमीर और गरीब के अंतर में वृद्धि भी शुरू हो गई थी। अमीर होता चला गया, गरीब और गरीब होता चला गया था। ये शॉक थेरेपी के परिणाम मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अब आगे आता है संघर्ष और तनाव। ऑब्वियस सी बात है, जब आप एक मतलब एग्जांपल लेके देखो कि अगर पहले भारत 1947 से पहले भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक था। ठीक है। जब कोई चीज़ टूटती है, मतलब कोई जब देखिए एक पूरा राष्ट्र कई सारे प्रांतों में टूटता है, तो उसके बॉर्डर इश्यू बढ़ जाते हैं, उसकी आइडियोलॉजी में फ़र्क आ जाता है, उसके जो नेशनल इंटरेस्ट हैं अलग अलग हो जाते हैं। जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश भारत के साथ है, बॉर्डर पर डिस्प्यूट है, उनके नेशनल इंटरेस्ट मतलब राष्ट्रहित अलग अलग हैं, उनकी आइडियोलॉजी मतलब विचार अलग अलग हैं। तो कई सारे मुद्दे शुरू हो जाते हैं जो उस टाइम पर यूएसएसआर के जो देश टूटे थे उनके हुए थे, उन देशों के हुए थे। तो क्या ऐसे मतलब संघर्ष और तनाव हुआ था। रूस में 2 गणराज्य थे,
एक तो चेचन्य और दागिस्तान। चेचन्य और दागिस्तान में लंबे समय तक हिंसक अलगाववादी आंदोलन, अलगाववादी सेपरेटिस्ट को बोलते हैं। जैसे कश्मीर में अलगाववादी नेता होते हैं, सेपरेटिस्ट जो नेता होते हैं उन्हें बोलते हैं, जो जिस देश में वो एरिया आता है उस एरिया को अलग करने की मांग करते हैं अलगाववादी, यानी कि अलग करने की मांग करते हैं उस क्षेत्र को, उसे अलगाववादी बोला जाता है, सेपरेटिस्ट बोला जाता है। ठीक है, ऐसे ही चेचन्या और दागिस्तान में हुआ था। ठीक है, और अगला पॉइंट है, मॉस्को ने चेचन विद्रोह को समाप्त करने के लिए मानवाधिकार का उल्लंघन किया। जब मानवाधिकार का उल्लंघन होना शुरू कर देती है कोई गवर्नमेंट, तो वहाँ पर गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मतलब मैं आपको ये जो यूएसएसआर उस टाइम टूटा था उसमें फिर क्या संघर्ष हुआ, क्या तनाव उत्पन्न हो गए थे। ठीक है, तजाकिस्तान में भी 10 वर्ष तक गृह युद्ध छिड़ा रहा, हिंसक प्रदर्शन होते रहे, आंदोलन होते रहे। ठीक है, अजरबैजान में भी ऐसा ही हुआ। और जॉर्जिया के जो 2 प्रांत थे, जॉर्जिया भी एक प्रांत था अलग, उसके अलग जो 2 प्रांत हैं वो भी अलग मांग उन प्रांतों को अलग करने के लिए, मतलब अलगाववादी नेता जो होते हैं वो उस क्षेत्र को अलग करने की मांग करते रहते थे। ठीक है, यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, इनमें सब में मतलब छोटे छोटे जो प्रांत अलग हुए थे, इनमें सब में संघर्ष शुरू हो गया था। संघर्ष और तनाव के कारण क्या थे? मतलब अगर मान लो आप कि भारत और पाकिस्तान का संघर्ष होता है, मतलब बॉर्डर है, अब जम्मू कश्मीर पे कश्मीर है, कश्मीर पे क्यों तनाव है इतना? मतलब क्यों भारत पाकिस्तान भी कश्मीर नहीं छोड़ना चाहता, क्यों भारत कश्मीर नहीं छोड़ना चाहता? क्यों? क्योंकि जो वो, खैर वैसे तो बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं कि भाई अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं कि भाई हम इसलिए नहीं छोड़ना चाहते। जो कश्मीर का एरिया है उसमें उस पर मतलब इसे बोला जाता है कि जो धरती पर अगर स्वर्ग है तो कश्मीर में है। तो मतलब भारत का स्विट्ज़रलैंड, मतलब एशिया का स्विट्ज़रलैंड को भी कश्मीर को बोला जाता है। तो ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हमारे कश्मीर में हैं, और ज्योग्राफिकली कंडीशन में, और क्या बोलते हैं, कूटनीतिक तौर पर, मतलब बहुत ही पीक पॉइंट पर ये ऐसी जगह है जिसे भारत बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहता है। और पाकिस्तान के लिए भी वही इंटरेस्ट है जो इंडिया के लिए है, तो इसलिए तनाव बना रहता है। कहने का मतलब ये है कि जो किसी भी भू क्षेत्र को लेकर संघर्ष और तनाव होते हैं उसमें कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे यूएसएसआर में हुआ था, तो पहला पॉइंट है पर्याप्त पेट्रोलियम भंडार का होना। ठीक है, जो मतलब प्रांत अलग अलग हो रहे थे उनमें आपस में संघर्ष इसलिए हो रहा था कि भाई मैं इस ज़मीन को लूँगा, मैं इसको लूँगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज थे वो बहुत ज़्यादा थे, पेट्रोल कोयल और मतलब गैस, जो शेल गैस ये सब होती हैं वो सब वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में थी। ठीक है, सैनिक संगठन बनाना, ठीक है, एक ये भी है। जैसे अफ़गानिस्तान हो गया ये, और तो आप अफ़गानिस्तान हो गया, और फिर आपका इराक़ हो गया, और मतलब जो मध्य एशिया है वो नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा है मध्य एशिया में। और वहाँ पर जैसे किर्गिस्तान हो गया, अजरबैजान हो गया, और आपका तजाकिस्तान हो गया। तो ये जो देश हैं छोटे नहीं हैं तो काफ़ी बड़े, लेकिन जनसंख्या कम है। तो जो ये देश हैं इनमें नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर, और अफ़गानिस्तान जो एक ऐसा एशिया में ऐसा पॉइंट है, अफ़गानिस्तान हमेशा चर्चा में रहता है क्योंकि उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी है कि वो मतलब पश्चिम एशिया से भी जुड़ा हुआ है, दक्षिण एशिया से भी जुड़ा हुआ है, और वो मतलब एक अरब जो वो है, अरब सागर है उससे भी जुड़ा हुआ है। तो और पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट रहता है अफ़गानिस्तान। तो मतलब कई सारे देशों के नेशनल इंटरेस्ट इसमें रहते हैं कि वहाँ पर कोई सैन्य अड्डा बनाया जाए, जिससे वहाँ पर मध्य एशिया पर, चीन पर, रूस पर, और पाकिस्तान पर, भारत पर, और जो मतलब अरब की खाड़ी हैं, फ़ारस की खाड़ी हैं, इन सब पर मतलब निगरानी रखी जाए। तो ऐसे सैन्य संगठन बनाना ज़रूरी रहता है, इसके लिए भी संघर्ष हमेशा होता रहता है। ठीक है, एक फिर रूस की अपेक्षाएं, रूस और
दूसरा एक कारण ये भी था कि रूस ये चाहता था, ये कहता था कि भाई जो देश हमसे अलग हुए हैं उन्हें हम नज़दीकी विदेशी मानते हैं, यानी कि जो हमारे बिल्कुल करीबी हैं हम उनको उसका दर्जा देना चाहते हैं। ठीक है, इसको चीन को भी इसका लाभ हुआ था, क्योंकि चीन की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो मध्य एशिया से अटैच है, तो इसलिए नेचुरल रिसोर्सेज पर भी चीन का ज़्यादा फ़ायदा होना शुरू हो गया था। ठीक है, चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लोवाकिया, ये जो दो प्रांत हैं, ये इनका विभाजन ये काफ़ी चर्चा में उस टाइम रहे थे, क्योंकि इनमें गृह युद्ध होना शुरू हो गया था। और जो यूगोस्लोवाकिया है, इस पर नाटो ने, जो मैंने नाटो आपको पीछे क्लास में बताया, नाटो ने इसमें मतलब इन्फ्लक्स किया था, मतलब पार्टिसिपेट किया था यूगोस्लोवाकिया का गृह युद्ध को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे प्रांतों में डिवाइड होना शुरू हो गया था, जो कि एक ज्योग्राफिकल कंडीशन के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, अब पूर्वी साम्यवादी देश और भारत, जो भारत और रूस के क्या संबंध रहे हैं। अब हम जो रूस है उसका संबंध भारत से कंपेयर कर रहे हैं। तो भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू भारत का रूस के साथ संबंध है, तथा भारत रूस संबंधों का इतिहास आपसी विश्वास और साझे हित का इतिहास है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि जो भारत और रूस हैं वो देखो, अब जब यूएसएसआर टूट गया है तो रूस अलग हो गया, तो अब रूस के संबंध भारत से अच्छे हो गए। तो क्या बोलते हैं कि भारत और रूस का एक ही मत रहता था इंटरनेशनल लेवल पर कि जो एक पोलर है, पृथ्वी जो एक पोलर है यानी कि यूएसए है, वो एक पावर नहीं होनी चाहिए, मल्टी पोलर महाशक्तियाँ होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि रूस और भारत चाहते थे कि कोई दुनिया में कोई एक ताकतवर देश ना रहे, वो कई सारी महाशक्तियाँ या शक्तियाँ उभर कर सामने आएँ, जिससे एक ही महाशक्ति के नीचे दबा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो ये सब उनकी थी। और इन दोनों देशों के आपसी जो समझौते थे वो ये थे कि वे क्षेत्रीयता को प्राथमिकता मिले। क्षेत्रीयता मतलब कि जो हमारी मतलब बॉर्डर हैं उन पर कोई सिक्योरिटी थ्रेट ना दे, इसलिए मतलब अपनी संप्रभुता को बनाए रखना इन दोनों का मतलब उद्देश्य था। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अनुसार ही हर मुद्दे को बातचीत से सोल्व करना जरूरी होना चाहिए। तो ऐसे इनके मतलब दोनों के आपस में मत मिलते थे। भारत के से रूस को क्या लाभ था। भारत से रूस को मतलब रूस से भारत को लाभ। ठीक है, मतलब रूस जो था वो भारत से कैसे लाभ लेता था, मतलब क्या हित थे रूस के भारत के अंदर। सबसे पहला कि जो मतलब उसके परमाणु ऊर्जा का जो मतलब वो है मतलब इन्वेस्टमेंट है, वो भारत से अच्छी डेस्टिनी उसे कहीं नहीं मिल सकती थी। बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी जनसंख्या है, तो इसलिए रूस भारत में आकर अपना परमाणु मतलब ऊर्जा के जो क्षेत्र हैं उनको खोलना चाहता था। तो एक तो लाभ ये हो गया था रूस का भारत में। और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है, समुद्री तौर से हो या क्षेत्रीय तौर पर हो या फिर मतलब क्षेत्र के अंदर हो, उनके आधार पर मतलब उनके जो पक्ष थे आपस में मतलब जैसे सूचना प्रसारण का काम होता है, दोनों आपस में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर जो आतंकी संगठन है उनकी सूचना का आदान प्रदान करते थे। ठीक है, अंतरिक्ष उद्योग के मामले में भी जो रूस था उसके हित थे भारत में, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है और उसे उस मतलब भारत के अंदर मार्केट बहुत ज़्यादा दिखती थी। चीन के साथ संबंधों को संतुलन में बनाए रखने के लिए उस टाइम पर रूस का और भारत का संबंध होना भी बहुत लाजमी होता था। भारत को रूस से क्या लाभ था, नहीं रूस को भारत से क्या लाभ था। ठीक है, अब रूस को भारत से क्या लाभ था, इसमें क्या है कि जो भारत है, भारत को रूस से लाभ क्या था। क्या होता है कि जैसे भारत को बहुत बड़ी जनसंख्या है, तो भारत को एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बहुत, तो रूस ने उसे स्टील प्लांट में और सीमेंट प्लांट में, एनर्जी प्लांट में
मतलब एल्यूमिनियम प्लांट में को स्थापित इस्पात जो औद्योगिक हैं क्षेत्र हैं उनको मतलब स्थापित करने के लिए रूस ने भारत की बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी शुरुआत में। ठीक है। और दूसरा है कि जो रूस है उसके अंदर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं। तेल था, तो जो भारत है वो रूस से तेल आयात करता था, मतलब अपनी एनर्जी को रूस पर डिपेंड करे हुए था भारत, इसलिए भारत को रूस से लाभ होता था। भारत और सोवियत संघ, ठीक है। एक है आर्थिक संबंध, ठीक है। इन दोनों में मतलब जो मजबूती थी आर्थिक संबंध, बहुत सारे जो उस टाइम पर माना जाता था कि यूएसएसआर का मतलब एक रूस ही था जो पूरे यूएसएसआर को संभाल कर रखता था। तो जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे तब से लेकर फिर 91 के बीच में मतलब भारत का मतलब जो वेपन्स हैं वो रूस से ही खरीदता था भारत उस टाइम पर, यानी कि ये मान लो आप कि 95% जो वेपन्स आते थे, 90 to 95% वेपन्स रूस से ही खरीदा जाता था। अब थोड़ा चेंज हो गया है, इसराइल भी हो गया, अमेरिका भी हो गया है, रूस का थोड़ा कम हो गया है, लेकिन अभी भी रूस सेकंड नंबर पर बना हुआ है भारत को हथियार देने में। ठीक है। एक तो आर्थिक संबंध मतलब इकोनॉमी से संबंध हो गया था, व्यापार और जो सांस्कृतिक संबंध हैं, सांस्कृतिक संबंध भारत की जो बॉलीवुड की मूवीज़ हैं, गाने हैं, वो सब और कलाकार हैं, यहाँ की संस्कृतियाँ वहाँ पर इन्फ्लक्स होती थी और रूस के लोग भारत की संस्कृति को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और बॉलीवुड की मूवीज़ को भी बहुत ज़्यादा पसंद आज भी करते हैं। और यहाँ के जो गाने होते हैं उन म्यूज़िक होता है रूस की जनता में काफ़ी पसंद किया जाता है। सैन्य संबंध यानी कि सैन्य अभ्यास आपस में होते रहते हैं भारत और रूस के। ठीक है। राजनीतिक संबंध में अगर मैं मानूँ तो 1971 में रूस ने भारत की सहायता की थी भारत पाकिस्तान युद्ध में। ठीक है। जो राजनीतिक संबंध को एक प्रांगण तौर पर दर्शाता है दोनों देशों के बीच में। और हमेशा जो रूस है वो यूएनओ में मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भारत के पक्ष में भी हमेशा बोलता रहता है। तो ये चैप्टर 2 जो कि ख़त्म हो चुका है आज। मैं सेकंड चैप्टर की जितनी भी फ़ोटोज़ हैं उनको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर आज डाल दूंगा। और आप जो वीडियो भी देखना, वीडियो अगर आपने समझ लिया, मतलब ये समझ लिया कि मैं कहाँ पर बोल रहा हूँ, तो आपको जो ये पेज हैं मतलब जो मैं फ़ोटोज़ आपको सेंड करूँगा इसको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। लेकिन अगर आप मतलब क्या बोलते हैं कि अगर आपने बिना वीडियो देखे ही पढ़ना शुरू कर दिया तो आप सिर्फ रट पाओगे, याद नहीं मतलब दिमाग में अच्छे से बैठा नहीं पाओगे। और जब रट लोगे तो जब स्कूल खुलेंगे तब आपको कुछ याद नहीं रहेगा। इसलिए आपका सबसे बढ़िया जो उद्देश्य रहना चाहिए वो ये कि आप वीडियो देखें मैं कहाँ बोल रहा हूँ। आपको ये कहानी के तौर पर ये सब चीज़ें देखनी चाहिए और मैं कहाँ बोल रहा हूँ, क्या चीज़ें बोल रहा हूँ। बस आपको मेरी जो वीडियोज़ हैं वो आपको बिल्कुल एज इट इज़ माइंड में नहीं बैठानी है। बस ये बेटा आपको माइंड में रखना है कि मैं कहाँ पर बोल रहा हूँ, कौन सी बातें बोल रहा हूँ। एक कहानी के तौर पर आपको वो समझनी है। अगर आपने वीडियो समझ ली तो आप एक बार सिर्फ पढ़ेंगे ना बुक जो फ़ोटोज़ मैं भेजूँगा, तो आपको ना तो लॉन्ग क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत है, ना शॉर्ट, ना लघु उत्तरीय, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 1-2 बार रीडिंग करनी पड़ेगी और कुछ नहीं। लेकिन आपको वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको रटना ही पड़ेगा। और रटने का मतलब आपको पता ही है कि कुछ याद रहेगा, कुछ याद नहीं रहेगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।